प्रेत, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन सब शब्दों में रुचि ना रखता हो। आप लोग इसे माने या ना माने, पर इन सब बातों में हर कोई अक्सर ही रुचि रखता है। यह सब किस्से कहानियाँ सुनने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, पर ज़रा सोच के देखिए, जिन लोगों के साथ ऐसे वाक़या पेश आते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। हर पल वो डर के एक साए में जीते हैं। यह तंत्र मंत्र जादू टोने की बातें कहने सुनने में तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग मज़े मज़े में ये बात भूल जाते हैं कि जिन विषयों के बारे में जानकारी ना हो, उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ गलती से भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम ज़िंदगी बदल देते हैं। कई बार तो ज़िंदगी छीन ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज की वाणी पर। आई होप दोस्तों आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर करे आपके जीवन की सभी कठिनाइयां जल्दी से दूर हों। इसी प्रार्थना और उम्मीद के साथ चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात कहनी है, प्लीज़ सुन जाइएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो हो, पर लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों आपका कहानी के बारे में जो भी विचार हो प्लीज़ ज़रूर कहिए, ताकि हम उसे सुधार सकें अगर कोई गलती हो रही हो। क्योंकि दोस्तों समय कम बचा है, ये चैनल मोनेटाइज करना है, ये आप ही के प्यार और साथ की वजह से होगा। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी में। यह घटना आज से 4 साल पहले की है। मुंबई में रहने वाले मंदार और उसके परिवार की है। एक कार तेजी से ब्रेक मारकर हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक जोड़ा बहुत ही परेशान होकर उतर रहा था। न जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे वो। यह हॉस्पिटल दिमागी मरीजों का था। उनके साथ में एक 4-5 साल की लड़की भी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। वो लोग सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और रिसेप्शन में खड़ी नर्स से बात करने लगते हैं। डॉक्टर साहब हैं क्या? हमारा नंबर कब आएगा? प्लीज़ ज़रा चेक करके बताइए। नर्स ने उनसे उनका नाम पूछा। मेरा नाम मंदार है और मुझे मेरी बच्ची को दिखाना है, इसका नाम त्रिशा है। मंदार ने बड़ी तेजी से जवाब दिया। सर आपका नंबर चौथा है, आप थोड़ी देर बैठिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ दूंगी। नर्स ने ऐसा बोलकर मंदार और उसकी बीवी को इशारे से एक बेंच पर बैठने को कहा। मंदार अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वक्त बीत रहा था और इधर मंदार और स्नेहा ज़रा और परेशान हो रहे थे। मंदार उठ कर बार बार डॉक्टर की केबिन के पास जाकर देख कर आ रहा था। उससे रहा नहीं गया। वो एक बार फिर से नर्स को जाकर बोला, प्लीज़ ज़रा देखिए ना, और कितना वक्त लगेगा, मुझे ज़रा जल्दी है, हम बहुत परेशान हैं। इस बार नर्स ने ज़रा गुस्से में उनको जवाब दिया, प्लीज़ आप थोड़ी देर वहाँ वेट कीजिए, जैसे ही आपका नंबर आता है मैं आपको आवाज़ लगा दूंगी। मंदार थोड़ी देर फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी नर्स की एक आवाज़ आती है, त्रिशा मंदार, प्लीज़ अब आप जाइए, आपका नंबर है। इधर स्नेहा और मंदार ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, वो झट से खड़े हो गए और त्रिशा का हाथ पकड़कर सीधा डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहाँ रखी कुर्सी पर मंदार ने स्नेहा को बैठने का कहा और साथ में त्रिशा उसकी गोद में बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखे पेपर को पढ़ा और पूछा,
मंदार आप ही हो ना? ओके ओके, तो बताइए क्या हुआ है? मंदार बोलने लगता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी लड़की त्रिशा है। इसकी उम्र मात्र 5 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगती है। ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। ये अकेले में बड़बड़ाती रहती है। पूछने पर कहती है कि अपने दोस्त से बात कर रही है, पर वहाँ कोई नहीं होता। ये कहती है कि उसका दोस्त इसके साथ खेलता है। डॉक्टर साहब, दिन तो छोड़ो, रात को भी उठ उठ कर बैठ जाती है, बातें करती रहती है और किसी के साथ खिलौनों सहित खेलती रहती है। इसी वजह से डॉक्टर साहब इसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इतने में मंदार की पत्नी थोड़ा रोने लगती है। मंदार अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा करते हुए आगे बोलना चालू करता है। डॉक्टर साहब, हमने इसको कई बार समझाने की कोशिश की, पर यह कहती है इसे उसी दोस्त के साथ खेलना है। उसका वो दोस्त दरवाजे के नीचे से आता है, एक धुएं की तरह, और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया है। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया हमारे घर पे। हमने इसको कई बार बाहर के बच्चों के साथ खेलने को कहा, पर डॉक्टर साहब इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। क्या इसको कोई दिमागी बीमारी हो गई है? यह कहते हुए मंदार थोड़ा गंभीर अवस्था में शांत हो गया। मंदार और स्नेहा का चेहरा देखकर डॉक्टर को ये तो अंदाज़ा हो गया था कि यह बात ज़रा सीरियस है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको ऐसा कहा नहीं। डॉक्टर साहब कुछ देर सोचने लगे, फिर मंदार और स्नेहा को बाहर जाकर रुकने को कहा। उनकी बेटी त्रिशा के साथ कैबिन में अकेले रुक गए। डॉक्टर ने त्रिशा को पूछा, बेटा, आपका नाम क्या है? त्रिशा को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान तो है ही, पर लगता है कई दिनों से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने थे और उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने यह तो समझ लिया कि यह बच्ची तकलीफ़ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, पर वो कह रहे थे कि तुम अकेली खेलती हो। तब त्रिशा एक गंभीर सी आवाज़ में बोली, है ना मेरा वो दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझे ये सिक्का भी दिया है। त्रिशा ने अपनी जेब में रखा सिक्का डॉक्टर के आगे रखकर दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था जैसे सोने का हो, पर ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि शायद सोने का नहीं, बल्कि सोना और लोहे का कोई मिक्सचर लग रहा था, क्योंकि उस पर काफ़ी जंग भी लगा हुआ था। वो देख डॉक्टर ने सोचा, बच्चे अक्सर ही ऐसी चीज़ें संभाल कर रख लेते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। डॉक्टर साहब ने आगे पूछा, अच्छा बेटा, ये बताओ, क्या तुम उस दोस्त के साथ रोज़ खेलती हो? तब त्रिशा ने फिर से जवाब दिया, हाँ अंकल, मैं रोज़ खेलती हूँ और मैं जहाँ चाहती हूँ वो मेरे साथ ही जाता है, स्कूल में भी जाता है। तब ये बात त्रिशा ने बोलकर फिर से गंभीर होते हुए शांत हो गई। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ पर भी तुम्हारे साथ आया है? त्रिशा ने एक गंभीर सी मुस्कान देते हुए डॉक्टर को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, आया है ना साथ। त्रिशा का ऐसा रिएक्शन और जवाब सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। डॉक्टर ने फौरन अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा,
पर उसको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। तब डॉक्टर साहब बोले, बेटा मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या वो सिर्फ आपको ही दिखता है? डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से त्रिशा से पूछा। मंदार और स्नेहा कैबिन के बाहर शीश से ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। त्रिशा फिर गंभीर आवाज में बोली, नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास ही खड़ा है, देखिए ना, आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का अपने हाथ पर रखकर कहना होगा आपको कि मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था त्रिशा की बात सुनकर। डॉक्टर को यह भी महसूस हो रहा था कि जैसे कैबिन में उन दोनों के सिवा भी कोई और है, जैसे एक ठंडी हवा का झोंका डॉक्टर को छूकर गया हो। और डॉक्टर साहब को एक अजीब सी हल्की आवाज़ में हंसी की आवाज़ भी सुनाई दी। वो फुसफुसाहट सुन डॉक्टर साहब एकदम से चौंक गए। नज़र दौड़ाकर फिर से कैबिन में चारों ओर देखा, पर कुछ भी नज़र नहीं आया। तब डॉक्टर साहब ने इसे मन का वहम मानते हुए त्रिशा के मम्मी पापा को देखकर अंदर आने के लिए आवाज़ दी, मिस्टर मंदार, आ जाइए अंदर। तब डॉक्टर साहब आगे बोले, देखिए त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। यह एक ऑटिज्म का केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ। यह बीमारी अक्सर उन लोगों के साथ होती है जो बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। वो अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं फिर धीरे धीरे उसी को सच महसूस करने लगते हैं। ऐसे लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और उन काल्पनिक पात्रों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसी को सच समझने लगते हैं। आप लोग चिंता ना कीजिए, ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं ये दवाइयाँ दे देता हूँ, आप इसे देना चालू करो। कोई भी परेशानी या दिक्कत आए तो फिर से आकर मुझे मिलिए। और हाँ, एक बात और, त्रिशा को खुश रखिएगा। इसको इसकी मनपसंद चीज़ें करने दो, इसको बाहर घुमाओ, लेकिन कभी अकेला मत छोड़ो। मंदार और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहाँ से निकलते हैं और वापस घर आ जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब भी देखते हैं कोई पेशेंट्स ना होने की वजह से वो भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं मुँह हाथ धोने के लिए। अचानक से उनके दिमाग में त्रिशा की वो बात याद आती है और वो सिक्का त्रिशा वहीं टेबल पर छोड़ जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर डॉक्टर साहब मन ही मन बोलते हैं, क्या सच में मुझे मरना है? और यह कहने से वो बच्चा दिख सकता है? और ऐसा बोलकर वो सिक्का वॉश बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकाल के चेहरे के ऊपर पानी मारने लगते हैं। और जैसे ही वो सर अपना ऊपर करते हैं, उन्हें शीशे में कुछ धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। वो ठीक से कुछ देख नहीं पाते, जल्दी से अपना रुमाल निकालकर चेहरा पोंछने लगते हैं और जल्दी से ही अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं, पर इस बार शीशे में कोई दिखाई नहीं दिखता। डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद ये उनके मन का वहम होगा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बेहद डरावना जला हुआ बच्चा बैठा उन्हें घूर रहा था। डॉक्टर साहब को सोचने और आवाज़ देने तक का भी मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ जाती है और एक ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो ज़मीन पर ही गिर जाते हैं और वहीं मौके पर उनकी भी मौत हो जाती है।
इधर इन सब बातों से बेखबर शाम को मंदार और स्नेहा त्रिशा की पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंदार के ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती है कि तभी मंदार को एक फ़ोन आता है। वो आंखें मूंदे ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके से उड़ जाती है। वो कुछ समझ पाता कि तभी स्नेहा भी वहाँ आ जाती है। तब मंदार बोलता है, स्नेहा, त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई। उनको दिल का दौरा पड़ा था। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मंदार ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। मंदार, अब कैसे करेंगे? स्नेहा को अब चिंता सी सताने लगती है। अरे यार, मुंबई में डॉक्टर की कोई कमी थोड़ी ना है। हम कोई दूसरा डॉक्टर देख लेंगे त्रिशा के लिए, मंदार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। मंदार को अब ये सब सुनकर ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो ऑफिस में फ़ोन करके आज की भी छुट्टी ले लेता है। सुबह का काम निपटाकर वो खाना खाने के बाद त्रिशा से आकर बोलता है, त्रिशा बेटा, आज मेरा मन बाहर घूमने का हो रहा है और आइसक्रीम खाने का भी। आप चलोगे क्या? त्रिशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो एकदम से तैयार हो जाती है। त्रिशा और मंदार घर से निकल जाते हैं, पर स्नेहा घर पर ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम थे। सफाई करनी थी, कपड़े वगैरह धोने थे, और ये घर उनका किराए का था और यहाँ अभी वो कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। तो नए घर में काम तो वैसे भी रहते ही हैं, और वैसे भी कल का सारा दिन उनका हॉस्पिटल में लग गया था, इसीलिए आज काम कुछ ज़्यादा ही थे। क्योंकि वो लोग यहाँ पर नए आए थे, इसलिए आस पड़ोस में उनकी किसी से खास कोई जान पहचान नहीं थी। बस एक ऑफिस वाले शर्मा जी ही थे जो पास में रहते थे, जहाँ कभी कभार खेलने त्रिशा भी चली जाती थी, क्योंकि शर्मा जी की बेटी भी लगभग त्रिशा की ही उम्र की थी। मंदार और त्रिशा गाड़ी में बैठकर घर से बाहर जाते हैं और स्नेहा अपना काम चालू करती है। स्नेहा को ये घर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मंदार के ऑफिस के लिए उनको पास ही कोई घर चाहिए था। वो सफाई करते करते घर के पीछे की तरफ जाती है और वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है जो काफ़ी पुराना था। उस पे एक जंग लगा ताला भी दिखता है। उत्सुकतावश स्नेहा उस तरफ बढ़ जाती है। से ही स्नेहा उस ताले को हाथ लगाती है। अचानक से वो ताला खुल जाता है। स्नेहा यह देखकर थोड़ा चौंक जाती है, पर वो ताला खोलकर दरवाजे की कुंडी हटाती है और अंदर चली जाती है। यहाँ देखती है कि वहाँ सब पुराना सामान और कबाड़ रखा था। वो वहाँ जाती है तो हर तरफ बस धूल और मिट्टी होती है। लगता है जैसे सालों से कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है, उसको बड़ी गंदी सी बदबू आती है। लगता है जैसे कोई चूहा मरा हो। स्नेहा अपना नाक अपने पल्लू से ढककर इधर उधर देखने लगती है। यहाँ वापस पलटने ही लगती है कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी ट्रंक पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ था। स्नेहा ने जैसे ही उस ट्रंक को खोलने की कोशिश की, वो एक झटके से खुल जाता है और उसमें से कुछ ऐसा निकलता है जो उसको धक्का मारकर रूम से बाहर भागता है। वो कुछ अजीब सा, जैसे बंदर जैसा था। स्नेहा बहुत घबरा जाती है।
एकदम से वो निकला हुआ बंदर जैसा कुछ बाहर की तरफ भागता है। उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़ी धूल पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। स्नेहा भी डरी सहमी उसी तरफ उसके पीछे पीछे जाती है। वो घर के अंदर पहुंच जाती है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि जैसे वो कोई एक बच्चा था। तभी स्नेहा को त्रिशा की बात याद आती है कि उसका वो दोस्त जो उससे मिलने आता है। अब स्नेहा एकदम से घबरा जाती है। वो देखती है कि वो निशान घर की छत की तरफ जा रहे थे। डरी सहमी अब वो निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ बढ़ती है। डरी सहमी स्नेहा जैसे ही सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलती है, सामने का दृश्य देख उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। सामने एक बेहद डरावनी आकृति का बच्चा खड़ा था। उसका रूप आधा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे और उन गड्ढों में से खून रिस रहा होता है। इससे पहले स्नेहा कोई प्रतिक्रिया कर पाती, वो एक ज़ोरदार चीख मारती है बस कि तभी वो बच्चा उसको एक ज़ोरदार धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। स्नेहा लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है और उसका सर ज़मीन पर लगता है, जिस वजह से काफ़ी खून निकलने लगता है। ज़्यादा खून निकलने की वजह से स्नेहा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर इन सब बातों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, अच्छा त्रिशा बेटा, एक बात बताओ, जिस दोस्त की बात आप करते हो, आज वो आपका दोस्त आपके साथ नहीं आया क्या उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? तभी त्रिशा बोलती है, नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसीलिए वो आज घर पर ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ये बात कही, मंदार के मानो पूरी तरह से होश उड़ गए। उसको अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। वो जल्दी से त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम वहीं फेंक देता है और गाड़ी चालू करके घर के लिए जाता है। तेज़ी से गाड़ी भगाते हुए जैसे ही मंदार घर पहुंचता है, वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ बाहर कोई नहीं है। मंदार भागते हुए अंदर जाता है और जो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो थर थर कांपने लगता है। सामने ज़मीन पर स्नेहा खून में लिपटी पड़ी थी। मंदार ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से लिपटकर वहीं रोने लगता है। फिर थोड़ा संभल कर मंदार अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और कर्मचारी आ जाते हैं, जिनकी मदद से मंदार अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंच डॉक्टर जब उसकी पत्नी की नब्ज़ चेक करते हैं, तब वो मंदार को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी है। इनकी मौत तो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। यह सुन मंदार एकदम से टूट सा जाता है। अभी लड़की के तबीयत के सवाल उसके दिमाग में ही थे कि उसको अपनी बीवी की मौत ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पत्नी की मौत के 3-4 दिन बाद तक भी मंदार पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। त्रिशा भी कुछ नहीं खा पी रही थी कि तभी शर्मा जी आते हैं। थोड़ी बातचीत होने के बाद वो कुछ बताना चालू करते हैं।
मंदार, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ शायद तुम मेरी उस बात पे यकीन नहीं करोगे, पर मुझे लगता है त्रिशा को कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक आत्मा की गिरफ्त में है। अगर वक्त रहते इसका कोई उपचार ना किया गया तो कहीं भाभी की तरह तुम अपनी बेटी से भी हाथ ना धो बैठो। यह सुन मंदार के फिर से एकदम होश फाख्ता हो जाते हैं, पर वो लगातार शर्मा की बात सुन रहा होता है। देखो मंदार, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई थी उस दिन त्रिशा हमारे ही घर पर थी और तुम सब कार्यक्रम में व्यस्त थे अंतिम संस्कार के। त्रिशा हमारे ही घर पर थी और मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। तभी त्रिशा ने बहुत ज़ोर से मेरी बेटी के हाथ पर काटा था। काफ़ी खून निकला था और टाँके भी लगे थे उसको। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन जब मैंने त्रिशा से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। त्रिशा ने कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए उसने ऐसा किया है। मंदार, मेरी बात सुनो। तुम डॉक्टर को तो दिखा रहे हो, पर मुझे लगता है ये डॉक्टरों की बस की बात नहीं। त्रिशा किसी बुरी आत्मा की चपेट में है और हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो एक सिद्ध तांत्रिक है। अब वही इस चीज़ का उपाय कर सकते हैं। तभी शर्मा जी की बीवी भी मंदार को समझाते हुए दोहराती है, हाँ भाई साहब, आप एक बार तांत्रिक बाबा से मिल लीजिए, वही त्रिशा को बचा सकते हैं। क्योंकि मुझे भी इनकी बात सही लग रही है। मैंने भी त्रिशा को अकेले में बड़बड़ाते हुए और बातें करते हुए देखा है। उस वक्त वहाँ बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा फील होती है। मंदार ये सब सुन के कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर कहीं ना कहीं जो सब कुछ हो रहा था वो सब देखकर मंदार भी ये बात मानने पर मजबूर हो गया था कि शायद शर्मा और उसकी बीवी ठीक कह रहे हैं। तो मंदार तांत्रिक बाबा को मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। उसी शाम शर्मा एक तांत्रिक बाबा को लेकर मंदार के उस फ्लैट पे पहुंचता है। तांत्रिक बाबा जैसे ही मंदार के घर में कदम रखने लगते हैं, उन्हें कुछ नेगेटिव शक्तियों की एनर्जी महसूस होती है। वो अपने हाथ में पकड़ी माला जपते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चारों तरफ घर को घूर के देखते हुए कहते हैं, ये कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि कोई शैतानी आत्मा का साया है। यहाँ कुछ तो गलत है इस घर में। यह बोलते हुए वो धीरे से घर के अंदर कदम रखते हैं। मुंह में कुछ मंत्र पढ़ते हुए ही वो घर को चारों तरफ से घूरते रहते हैं और फिर मंदार और शर्मा को बोलते हैं, कुछ बहुत गलत है इस घर पे, शायद वो यहाँ नहीं होना चाहिए। वक्त रहते अगर इसका इलाज ना किया गया तो बहुत अनर्थ होगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मंदार ये बात सुन के थोड़ा और घबरा जाता है और हाथ जोड़ते हुए तांत्रिक बाबा से कहता है, बाबा आप कुछ भी कीजिए, मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता, कृपया आप हमें बचा लीजिए। मंदार को जो गिड़गिड़ाते देख तांत्रिक बाबा कहते हैं, हौसला रखो बच्चा, भोलेनाथ ने चाहा तो सब ठीक होगा। भोलेनाथ ही सर्वशक्तिमान हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा
चुड़ैल, कोई भी उनसे बाहर नहीं। वो सर्वशक्तिमान है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये कहते हुए मंदार बाबा को अपनी तरफ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ त्रिशा उस कमरे में थी। जैसे ही तांत्रिक बाबा उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर का दृश्य देख सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर त्रिशा बुरी तरह से चिल्ला रही थी। एक अधजला बच्चा उसकी गर्दन पकड़कर उसको दीवार पर घसीट रहा था। वो उसकी गर्दन पकड़े ही घसीटते हुए एक छिपकली की तरह रेंगते हुए त्रिशा को साथ में घसीटते ही दीवार से छत पे रेंग रहा था। त्रिशा लगातार चिल्ला रही थी। यह भयानक दृश्य देख शर्मा और मंदार के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने झोले से राख उड़ लेकर उन्होंने मुट्ठी भर के जैसे ही त्रिशा की तरफ फेंकी, वैसे अचानक ही वो अधजला डरावना सा बच्चा चीखते हुए अचानक ही धुएं की तरह गायब हो गया। त्रिशा नीचे ज़मीन पर आ गिरी। मंदार ने उसको जल्दी से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अब सबने उस डरावने भयानक बच्चे को देख लिया था। इसके साथ ही अब त्रिशा की वो बात भी सबको सच लग गई कि सच में उसके साथ कोई बच्चा खेलता था जिसे वो अपना दोस्त कहती थी। फिर वो तांत्रिक बाबा भी अब समझ चुके थे कि ये कोई शैतानी साया है जो बेहद खतरनाक है। लेकिन उसको चाहिए क्या, ये अभी तक समझ नहीं पाए थे। वो ढूंढने के लिए ही वो घर के सारे कमरों की छानबीन करने लगे। घर में ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उस बंद पड़े कबाड़ वाले कमरे में भी गए। तांत्रिक बाबा को वहाँ पर कुछ बेहद खतरनाक शैतानी ताकत के होने का आभास हो चुका था। उन्होंने मंदार और शर्मा को पहले ही सचेत कर दिया कि अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर धीरे से तांत्रिक बाबा मुंह में कुछ मंत्र पढ़ते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। वो धूल भरे कमरे में चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी। इधर उधर ढूंढते हुए अचानक से तांत्रिक बाबा की नज़र उस ट्रंक पर जाती है पुराने से। वो धीरे से आगे बढ़ते हैं। वो लगातार मुंह में कुछ मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने उस ट्रंक को खोला कि तभी एक डरावना सा बंदर जैसा बच्चा, वही अधजला डरावना साया, एकदम से तांत्रिक बाबा के ऊपर कूद पड़ा। तांत्रिक बाबा पहले ही सचेत थे। उन्होंने वही मुट्ठी में भरी राख फिर से उसके ऊपर उड़ेल दी। वो साया बंदर जैसा ऐसे चलने लगा मानो उसके ऊपर जैसे किसी ने तेज़ाब डाला हो, और बेहद डरावनी खुरदरी आवाज़ में चीखते हुए फिर से वहाँ से गायब हो गया। बाबा ने उस ट्रंक को देखा। उसमें बहुत ही पुराने ज़माने के जैसे सिक्के पड़े हुए थे। उन पे जंग भी लग चुका था, लेकिन थे वो सिक्के उस टाइम के कीमती सिक्के जो शायद अपने वक्त में काफ़ी अहमियत रखते थे। अब मंदार को भी वो देख ये बात समझ आ चुकी थी कि आखिर उसे त्रिशा के पास वो पुराना सा सिक्का शायद यहीं से आया था, जिस वजह से यह डरावना साया उसकी बेटी के पीछे लग गया। पर अब वो शायद क्या चाहता था ये मंदार को समझ आ चुका था। वो समझ चुका था कि वह डरावना साया उसकी बच्ची के साथ खेलने नहीं, बल्कि शायद उसकी जान लेने के लिए ही आया है। इसीलिए इसी ने
उसकी पत्नी की भी जान ली है, यह भी शायद अब उसको आभास होने लगा था। तांत्रिक बाबा ने मंदार से पूछा, ये सिक्के यहाँ कहाँ से आए? क्या तुम जानते हो कुछ इनके बारे में? तब मंदार ने कहा, बाबा, हम इस घर में कुछ ही दिन पहले आए हैं। यह घर हमारा नहीं, बल्कि हम यहाँ किराए पर रह रहे हैं। तो इस रहस्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, पर हाँ, शायद घर मालिक ज़रूर जानता हो। अगले ही दिन मंदार ने सबसे पहले सुबह उठते ही सीधा घर मालिक को फ़ोन लगाया और उनसे सीधा मिलने का समय लिया। मंदार ने वहाँ पहुंचकर उनसे सारी बात बताई और उनसे पूछा कि उस घर में जो अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनका ताल्लुक उस बंद पड़े कमरे में रखे सिक्कों से है। तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? उस घर मालिक ने बताना शुरू किया कि देखो मंदार, इसके बारे में मैं भी कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, पर अपने दादाजी से शायद इसके बारे में सुना था। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर ये लग रहा है कि शायद सच में यह खजाना श्रापित है। श्रापित? मंदार एकदम से चौंकते हुए बोला। हाँ। तब घर मालिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह बक्सा काफ़ी साल पुराना था, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसने इसके लिए एक तांत्रिक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। वो तांत्रिक ने एक डायन की रूह को शायद कब्जे में कर लिया था। तब उस डायन ने खजाने के बदले में बच्चों की बलि मांगी थी। तभी उसने कहा था कि अगर तुम मुझे बच्चों की बलि दोगे, तभी मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊंगी, जिसके वजह से तुम लोग माला माल हो जाओगे। और लालचवश उस जमींदार ने अपने ही गांव के एक गरीब किसान के बच्चे की बलि दे दी। पहली बलि के बाद डायन ने उन्हें खुदाई के लिए एक जगह बताई, जहां से उन्हें ये बक्सा मिला जिसमें सिक्के थे। लालचवश उन दोनों ने फिर से डायन को एक और बलि चढ़ाने के लिए बच्चे की खोज की। वो बलि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर देनी थी। एक अमावस्या को पहली बलि देने के बाद अगली अमावस्या पर उन्हें कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। इधर पिछले महीने एक बच्चा गायब होने की वजह से सब लोग भयभीत थे, जिस वजह से सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रख रहे थे। जब बलि के लिए उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो डायन बहुत क्रोधित हो गई और उसने ज़मींदार को अपने ही बच्चे की बलि देने की बात की। पहले तो ज़मींदार ने मना किया, लेकिन उसके मन में लालच कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुका था। तब उसने सोचा, पैसा होगा तो बच्चे का क्या है, फिर से पैदा कर लेंगे। यही पाप सोच के उसने उस डायन को अपने बच्चे की बलि देने के लिए भी हाँ कर दी और चुपचाप से अपने बच्चे को उठाकर उस तांत्रिक के साथ शमशान पहुंच गया बलि की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। इधर किसी तरह से किसी गांव वालों को इस बात की भनक लग गई कि शमशान में कुछ गतिविधि हो रही है। तभी अचानक से सारे गांव वाले मशाल जलाए हुए उस कब्रिस्तान में पहुंच गए और चारों तरफ से उसे घेर लिया। इधर तांत्रिक बच्चे की बलि देने के लिए प्रक्रिया चालू करके मंत्र वगैरह पढ़ ही रहा था कि तभी सब लोग वहां आ गए, जिसे देख वो तांत्रिक और जमींदार भी डर गए और उन्होंने उस भयानक डायन को भी चारों तरफ से घेर लिया और उसे आग के हवाले करने के लिए जलती हुई मशालें उसकी तरफ फेंक दी। तभी उस डायन ने एक काले धुएं का रूप लेते हुए जोर जोर से चिल्लाते जमींदार के उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर लिया। लोगों ने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा था। वो डायन तो जल के राख हो गई,
पर गांव वाले ये बात जानते थे कि शायद उस डायन की शक्ति, या ये फिर कहें कि उस डायन की काली रूह अब ज़मींदार के बच्चे में आ गई थी। इसलिए उन्होंने उसे भी जलाने की कोशिश की, पर वो बच्चा पूरी तरह से जल नहीं पाया और इधर उधर भागने लगा। कुछ ही देर में वो बच्चा ज़मीन पर कर बेहोश हो गया। तब लोगों ने समझ लिया शायद ये अभी तो ज़िंदा है, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को उसी बक्से में बंद करके उसी ज़मीन में दफन कर दिया। सालों बीत गए, लोग भूल गए कि उस जगह पे शमशान या कब्रिस्तान था कभी। इसी तरह एक दिन खुदाई में एक जमींदार को फिर से एक बक्सा मिला। वो जमींदार मेरे ही दादा के चचेरे भाई थे। खुदाई में उन्हें वो बक्सा मिला जिसमें ये सिक्के थे, तो उन्होंने उसे छुपाकर अपने घर में रख लिया। उसे घर में रखने के बाद ही उन्हें अजीब सी हरकतें होने लगी उनके घर में। उन्हें अपने घर में अजीब सी आकृति और भयंकर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ ही दिनों में वो पागल हो गए और एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसके बाद उनका पूरा परिवार रोकर छोड़ के चला गया। धीरे धीरे वक्त बीता, उस घर पे किसी की भी मलकियत नहीं रही। तब कानूनी रूप से खून के रिश्ते होते हुए वो घर हमारे पास आ गया, लेकिन हम कभी खुद उस घर पे नहीं रहे और मैंने पैसे के लालच में ही वो घर किराए पे दे दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। पूरी बात जानने के बाद तांत्रिक बाबा ने मंदार से कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी बच्ची को बचाना है तो हमें उस शैतान को ख़त्म करना होगा। उस डायन की रूह उस बच्चे में रह गई थी और अब वो अपनी अतृप्त इच्छा की पूर्ति करना चाहती है, यानी अपनी तीनों बलियां पूरा करना चाहती है। शायद इन बलियों को पूरा करने के बाद उसे कोई शैतानी ताकत हासिल होनी हो, लेकिन हमें उसे इससे रोकना होगा। इसके लिए हमें एक हवन करना होगा, लेकिन ये हवन तुम्हारे घर पे नहीं बल्कि शमशान में होगा। तुम दोनों को एक काम करना होगा, अपनी बच्ची को लेकर आना और साथ में वो शराबित सिक्कों से भरा हुआ बक्सा और वो ट्रंक वो भी लेकर आना। बाकी मैं क्या करूँगा ये तुम खुद देखना। यह बात बोल तांत्रिक बाबा ने मंदार और शर्मा को रात को आने के लिए कहा। उसी रात मंदार और शर्मा बाबा के कहे मुताबिक वो शराबित सिक्कों का सिक्का, डब्बा और वो ट्रंक लेकर शमशान में पहुंचते हैं। वहाँ तांत्रिक बाबा पहले से ही हवन की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने गोल घेरा बनाकर उसमें त्रिशा को बिठाया और अग्नि प्रज्वलित की। वो लगातार कुछ मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। शर्मा और मंदार भी हाथ जोड़े गोल घेरे में साइड पे बैठे हुए थे। बाबा लगातार मंत्र उच्चारण करते रहे। तभी अचानक एक काला सा डरावना साया प्रकट हुआ। वो वही डरावना अधचला बच्चा था जो बंदर की तरह इधर से उधर उछल कूद कर रहा था। वो बहुत ही डरावनी और खुरदरी आवाज़ में लगातार चिल्ला रहा था। तब बाबा ने लगातार उच्चारण करने के बाद मंत्रों को बंद किया और उस शैतान से बोला, क्या चाहती हो तुम? क्यों इस मासूम बच्ची के पीछे पड़ी हो? छोड़ दो इसे, चली जाओ, अन्यथा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तभी वो डायन अजीब सा साया एक काले धुएं का रूप लेते हुए सीधा त्रिशा के अंदर प्रवेश कर जाती है। त्रिशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे देख मंदार और शर्मा बुरी तरह से घबरा जाते हैं।
पर बाबा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। तब बाबा ने लगातार मंत्र पढ़ते हुए अपने झोले में से कुछ राख निकाली और त्रिशा के ऊपर डाल दी। त्रिशा लगातार ऐसे तड़प रही थी ज़मीन पर लेटकर, जैसे मानो उसे बिजली का ज़ोरदार झटका लग रहा हो। तभी ज़ोरदार बिजली की कड़कड़ाहट होती है और त्रिशा के शरीर से एक काला सा धुआं निकलते हुए राख में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ही क्षणों में त्रिशा एकदम शांत हो जाती है। त्रिशा अभी बेहोश थी। तब बाबा ने कहा, भोलेनाथ की कृपा रही, तुम्हारी बच्ची अब सुरक्षित है, अब इसे कोई खतरा नहीं। मंदार और शर्मा ने हाथ जोड़कर बाबा का धन्यवाद किया और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। घर जाकर मंदार ने खुद और त्रिशा को गंगा जल से स्नान करवाया। अगले दिन सुबह जब त्रिशा उठी तो एकदम सहज थी, लेकिन वो अपनी मां को खोज रही थी। पूरे घर में इधर उधर ढूंढने पर भी जब उसे मां नहीं मिली, तब मायूस होकर त्रिशा मंदार के पास आती है और उससे पूछती है, पापा, माँ कहाँ है? लेकिन इस सवाल का जवाब मंदार उसे नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता था त्रिशा अभी बहुत मासूम है। वो नहीं समझ पाएगी कि उसकी माँ एक शैतान की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। कि भूत, प्रेत, आत्माएं, इन सब का अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग कहानी देखते तो हो, लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर कुछ नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, आपके प्यार और साथ की वजह से ही हम चैनल ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं कि जिससे हम अपनी कहानियों में सुधार कर सके, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंस हुआ हो तो आप उसे भी हम तक भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अलविदा और गुड नाइट। खुश रहिए। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और कहानी के साथ।